हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियोज़ इन ग्रेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम जनरल साइंस में यांत्रिकी पढ़ेंगे। यांत्रिकी को हम इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिक्स। दोस्तों, इसमें ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं: द्रव्यमान, बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति के नियम। तो मैं आगे भी आपको जीए और जीएस पूरा कवर कराऊंगा एसएससी सीजीएल के लिए, और इससे रिलेटेड जितने भी दूसरे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो इसे भी आप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। ये आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है हर समय पढ़ाई से जुड़े रहने के लिए। तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। अगर आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी एग्ज़ाम को सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर करने के लिए मिल जाते हैं। डाउट क्लास चलती है। डाउट क्लास में आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। तो इसमें लाइव क्लास चलती है। लाइव क्लास में आप क्या होता है, इंस्टेंट डाउट क्लियर कर सकते हो। तो इसमें ऐसा लगता है जैसे कि आप टीचर्स के सामने ही बैठे हो, जैसे कि मतलब ऑफलाइन पढ़ रहे हो आप, ठीक है। और यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल जाता है। यहाँ पर देखिए कितने सारे ये सब टॉप एजुकेटर्स हैं, तो इनसे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। अब हम इसकी बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। क्या बेनिफिट्स हैं इसके? तो देखिए, इसका सबसे बढ़िया जो बेनिफिट है आपका वो है फेवरेट टीचर्स से पढ़ने का मौका मिल जाता है आपको। आप इसे एक बार अगर ज्वाइन कर लेते हैं, एक बार इसे सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, तो उसके बाद आप अपने मन पसंद के टीचर से पढ़ सकते हो और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। लाइव क्लास चलती हैं यहाँ पर, मैंने आपको अभी बता ही दिया है। तो उसमें इंस्टेंट डाउट क्लियर कर सकते हो आप। देखिए, अक्सर होता है अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे होते हैं तो एक टीचर से पढ़ते हैं तो पूरा आपको कोर्स एक ही टीचर से कवर करना पड़ता है। तो हो सकता है कोई टॉपिक आपको उनका पसंद नहीं आता हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसे एक बार ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो किसी और टीचर से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर सभी आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे। तो इसे ज्वाइन करने के लिए अगर आप मोबाइल में एप्लीकेशन चला रहे हैं तो देखिए यहाँ पर 12 मंथ का जो उसको कोर्स आता है वो है 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा। पूरे साल का 6,000 रुपये का। तो 6,000 रुपये का इसका पूरा कोर्स पड़ जाता है। अगर आप ये कोड यूज़ करते हो लॉजिक, इसे अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद ये वैल्यू हो जाती है 5400 रुपये की। तो यहाँ पर आपको 600 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। बहुत ही सस्ता प्राइस है ये। अगर आप कहीं भी ऑफलाइन पढ़ने जाते हैं दिल्ली वगैरह में तो आप लगभग 40-50 हज़ार रुपये उड़ा देते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर घर बैठे आपको ये मिल रहा है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ इसे कवर कर सकते हैं। अगर आप इसे कंप्यूटर में चला रहे हैं तो कंप्यूटर में डिस्प्ले कुछ ऐसी दिखाई देगी। तो यहाँ पर भी अगर आप 12 मंथ का ख़रीदना चाहते हैं तो 12 मंथ का आपको पर मंथ 500 रुपये का पड़ता है। तो इसके हिसाब से 12 मंथ का आपको 6,000 रुपये का पड़ जाता है। यहाँ पर भी अगर आप ये लॉजिक कोड यूज़ करते हो और इसे अप्लाई कर देते हो तो यहाँ पर ये पड़ जाता है इसका प्राइस 5,400 रुपये का। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 600 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। तो अब हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जनरल साइंस में यांत्रिकी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे इंग्लिश में हम मैकेनिक्स कहते हैं। इसमें देखिए छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, इन्हें आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो आपके लिए बिल्कुल ये जनरल सी नॉलेज है, जनरल नॉलेज समझ लीजिए आपके लिए इसे। तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान, बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति के नियम, इनके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों द्रव्यमान की। इंग्लिश में हम इसे मास कहते हैं। तो द्रव्यमान क्या होता है? देखिए, हम किताबी भाषा की बात नहीं करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। प्रैक्टिकली आप इसे ठीक से समझेंगे और थोड़ा बहुत आप अपना लॉजिक लगाइए। किताबों में तो अभी तक आपने पढ़ा होगा, लेकिन जनरली आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, ठीक है। तो होता क्या है द्रव्यमान? देखिए, द्रव्य का जितना परिमाण, परिमाण को हम इंग्लिश में मैग्नीट्यूड्स कहते हैं। तो द्रव्य का जितना परिमाण किसी वस्तु में होता है वो उस वस्तु का द्रव्यमान होता है। मतलब जो भी मटेरियल वस्तु के अंदर होता है वही उस वस्तु का द्रव्यमान होता है। और दोस्तों, द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। जो भार होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है, लेकिन द्रव्यमान में कभी भी परिवर्तन नहीं आता है। तो भार क्या होता है? भार और द्रव्यमान में अंतर क्या होता है? देखिए, भार वो होता है, पृथ्वी जिस ताकत से, जिस आकर्षण बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है वो उस वस्तु का भार होता है। मान लीजिए आप में 50 किलोग्राम वज़न है, तो 50 किलोग्राम वज़न आपका पृथ्वी पर है, ठीक है, यही इसका द्रव्यमान है। लेकिन जब आप चंद्रमा पर जाओगे तो 50 किलोग्राम आपका वज़न नहीं रहेगा, लेकिन द्रव्यमान आपका 50 किलोग्राम ही रहेगा। मतलब द्रव्यमान कहीं भी, पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं भी चले जाइए, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपका देखिए यहाँ पर 6 किलोग्राम वज़न है तो मून पर जाकर वो कितना होगा?
1 किलोग्राम के लगभग होगा वो, मतलब 6 गुना कम हो जाता है। ठीक है, तो भार और द्रव्यमान में आप अंतर समझ रहे होंगे। इसके फॉर्मूले भी मैं आपको बताऊंगा आगे। देखिए, किसी वस्तु या पिंड में जितना ज़्यादा द्रव्यमान होता है वो किसी दूसरी वस्तु को उतनी ही ताकत से, उतनी ही ज़्यादा आकर्षण बल से अपनी ओर खींचती है। कहने का मतलब ये है, पृथ्वी ये है तो चंद्रमा बहुत छोटा है इसके मुकाबले, तो इसमें ज़्यादा द्रव्यमान है, इसमें कम द्रव्यमान है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा ज़्यादा वजन है, ज़्यादा भार है, और यहाँ पर हमारा बहुत कम है। लेकिन द्रव्यमान हर जगह सेम ही है। ठीक है, तो इसे आप समझ रहे होंगे। और दोस्तों, भार जो होता है, भार वो होता है W बराबर mg। m यहाँ पर मास है और g होता है गुरुत्वीय त्वरण। अभी मैं आपको त्वरण के बारे में भी बताऊंगा, तो यहाँ पर मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। ठीक है, तो अभी आप इतना समझ लीजिए। तो कहीं भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा आपको, कहीं भी अगर आपको डाउट आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बल। बल क्या होता है? इंग्लिश में हम इसे फोर्स कहते हैं। तो देखिए, जो किसी वस्तु में परिवर्तन ला दे, यहाँ परिवर्तन से मतलब है किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला दे या उसकी दिशा में परिवर्तन ला दे, मतलब किसी भी प्रकार से अगर वस्तु में आप परिवर्तन ला रहे हो तो समझ लीजिए वो बल है। दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है F बराबर ma। तो ये कहाँ से आया? तो गति का द्वितीय नियम मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ये देखिए, यहाँ पर गति के नियम है, इसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये गति का द्वितीय नियम होता है। अगर देखिए आपको किसी का भी फॉर्मूला पता है तो उसका मात्रक भी आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे कि F बराबर ma है, तो m क्या है यहाँ पर? मास। द्रव्यमान का मात्रक कितना होता है? मैंने आपको यहाँ बताया नहीं था, द्रव्यमान को का मात्रक ऐसा ही मात्रक यहाँ पर किलोग्राम होता है। ठीक है, तो बल का मात्रक कितना होगा? इसके लिए आपको m का मात्रक पता होना चाहिए, मतलब द्रव्यमान का मात्रक पता होना चाहिए, और a का मात्रक पता होना चाहिए, मतलब त्वरण का मात्रक पता होना चाहिए। यहाँ पर a क्या है? त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो m का मात्रक कितना है? किलोग्राम, और a का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस f का मात्रक कितना हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दोस्तों, इस बल के बारे में बताया था न्यूटन ने। ठीक है, न्यूटन ने ही इस फॉर्मूले को बनाया था, तो इसीलिए इसके मात्रक को हम न्यूटन भी कहते हैं। इसे भी आप याद रखें, ऑप्शन में न्यूटन भी आ सकता है और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आ सकता है। तो मैं आपको इसके 1-2 एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, अगर स्थिर रखी हुई फुटबॉल को कोई खिलाड़ी लात मारकर इसे गतिशील अवस्था में ला देता है, तो ये भी एक बल का उदाहरण है। मतलब आप इस पर बल लगा रहे हो और गतिशील अवस्था में ला रहे हो, तो ये बहुत अच्छा बल का एग्जाम्पल है। और इसी तरीके से देखिए, कोई अगर लोहे की छड़ है और इसे आप मोड़कर इस तरीके से इसे मोड़ देते हो, तो ये भी एक बल का उदाहरण है। मतलब आप इसे बल लगाकर इसे मोड़ पा रहे हो। तो ठीक है, इस तरीके से आप बल को समझ सकते हैं। इसका फॉर्मूला आप ज़रूर याद रखें। फॉर्मूला मैं अभी आगे भी आपको बताऊंगा, गति के नियम में भी फॉर्मूले से क्या होता है। देखिए, आपके मात्रक भी याद हो जाता है। तो इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसी तरीके से आपको इन सभी के फॉर्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों, हमने द्रव्यमान पढ़ लिया, बल पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं विस्थापन की, क्योंकि वेग को समझने के लिए पहले हमें विस्थापन भी समझना पड़ेगा। तो विस्थापन क्या होता है दोस्तों? इसे इंग्लिश में हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो देखिए, विस्थापन की परिभाषा क्या है? बहुत आसान परिभाषा है इसकी, बहुत आसान है ये टॉपिक। तो किसी वस्तु द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अब इसे हम समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पर हो, किसी पॉइंट ए पर आपने यहाँ से चलना आरंभ किया और आप घूमते हुए इस तरीके से कहीं भी घूमते हुए आप यहाँ पहुँच जाते हो। ये है पॉइंट बी। तो आपकी चली गई दूरी तो ये होगी, जहाँ जिस रास्ते से आप जाओगे वो आपकी दूरी होगी। लेकिन विस्थापन क्या होगा? न्यूनतम दूरी यहाँ पर क्या है? न्यूनतम सीधी जो डिस्टेंस है आपकी वो है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक आपका विस्थापन है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आप घूमकर 20 किलोमीटर भी चलते हो, 20 किलोमीटर, और यहाँ से आपकी डिस्टेंस है केवल 2 किलोमीटर, तो आपका विस्थापन कितना होगा? केवल 2 किलोमीटर, ना कि 20 किलोमीटर। जो 20 किलोमीटर ये आपकी दूरी है, चली गई दूरी, और 2 किलोमीटर है यहाँ पर ये आपका विस्थापन। तो विस्थापन में देखिए दिशा भी शामिल होती है। मतलब हम ये कहेंगे कि ए से बी की ओर जो विस्थापन है इसमें दिशा भी इंक्लूड है। तो 2 किलोमीटर ए से बी की ओर विस्थापन हो गया। ठीक है, अब जिसमें दिशा भी शामिल होती है वो होती है सदिश राशि। अब सदिश राशि क्या होती है? सदिश, अदिश, इन्हें भी हम समझेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। पहले मान लीजिए, देखिए एक सर्किल है, इसमें यहाँ
पर हो आप, ठीक है, यहाँ पर आपने चलना शुरू किया और आप यहाँ पहुँच जाते हो। ये एक सर्किल है और ये सीधा इसका एक व्यास है, ठीक है, डायमीटर। तो यहाँ से यहाँ की जो आपकी दूरी होगी वो आपका विस्थापन होगा, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये आपकी चली गई दूरी होगी। अगर आप यहाँ से ही चलना शुरू करते हो और दोबारा लौट कर यहीं आ जाते हो, मतलब जहाँ से शुरू किया आपने यहीं आ गए, तो इसका मतलब आपका विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस तरीके से आप विस्थापन को समझ सकते हैं। तो हम सदिश और अदिश को भी समझ लेते हैं। देखिए इसमें दिशा शामिल हो रही थी, मतलब हम इसमें ये भी कह रहे थे कि ए से बी की ओर कितना विस्थापन हुआ, 2 किलोमीटर। ऐसा नहीं कह रहे थे कि ए और बी के बीच कितनी दूरी है, 2 किलोमीटर। हम ये कह रहे थे ए से बी की ओर विस्थापन 2 किलोमीटर हुआ। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, ए बी, इसे कहते हैं वेक्टर। तो हम वेक्टर भी लिखेंगे ऊपर। तो ए बी बराबर 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर ए से बी की ओर डिस्टेंस हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये है सदिश राशि। अब अदिश राशि क्या होती है? देखिए अदिश राशि में बिल्कुल दिशा बिल्कुल शामिल नहीं होती है। जैसे कि देखिए द्रव्यमान है, इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं है, इसमें डायरेक्शन मतलब देखी ही नहीं जाती है। इसमें केवल ये देखा जाता है कि द्रव्यमान कितना है, ऐसा नहीं देखा जाता कि इससे इस दिशा में द्रव्यमान कितना है। तो इसमें तो केवल हमें द्रव्यमान से मतलब रहता है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब रहता है, ठीक है। तो ये अदिश राशि हो गई। जिसमें दिशा शामिल है वो सदिश राशि है। सदिश राशि को इंग्लिश में हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और अदिश राशि को हम कहते हैं इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कई सारे क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट में कराऊंगा, जिसमें हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। आप देखते हैं नेक्स्ट। तो ये हमने कवर कर लिए हैं। अब बात करते हैं हम वेग की। वेग क्या होता है? वेग को हम इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? देखिए, एक इकाई समय में चली गई दूरी को हम वेग कहते हैं। एक इकाई समय का मतलब है एक यूनिट टाइम। तो यहाँ पर यूनिट टाइम हो सकता है 1 सेकंड भी, 1 मिनट भी और 1 घंटा भी। अब इसमें परिभाषा की अगर हम इसकी बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होती है? विस्थापन परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं, या फिर इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। अब देखिए इसमें विस्थापन भी शामिल है। तो विस्थापन क्या, कैसी राशि थी? सदिश राशि थी। तो ये भी एक सदिश राशि होगा, तो वेग भी एक सदिश राशि होगा, ठीक है। आप किस दिशा में कितनी स्पीड से चल रहे हो, अगर मान लीजिए, देखिए स्पीड में दिशा शामिल नहीं होती है, अगर आप स्पीड में दिशा भी शामिल कर देते हो तो वो वेग होगा, वेलोसिटी होगी। तो इसकी परिभाषा से ही आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय अंतराल, या हम समय कह सकते हैं सीधे, कितने समय में कितना विस्थापन तय किया, ठीक है। तो विस्थापन का मात्रक कितना होता है? मीटर। तो ऐसा ही मात्रक विस्थापन का मीटर होता है और समय का सेकंड होता है। देखिए समय का एसआई या एमकेएस दोनों में इसका मात्रक सेकंड ही होता है। तो वेग का मात्रक कितना हुआ? मीटर पर सेकंड। ये वेग का मात्रक होगा, इसे याद रखें। तो मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आपके फॉर्मूला याद है तो मात्रक को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपके मात्रक ऐसे ही बन जाता है फॉर्मूले से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं त्वरण की। इसे इंग्लिश में हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये क्या होता है? देखिए वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को, वेग में कितना परिवर्तन आया उसकी दर को। और वेग क्या था? विस्थापन परिवर्तन की दर। त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन की दर। तो इसे आप याद रखें। तो इसे हम ठीक से समझते हैं। देखिए मान लीजिए आप किसी पॉइंट ए पर हो और यहाँ पर आपकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और 1 सेकंड बाद आप पॉइंट बी पर पहुँच जाते हो, यहाँ पर आपकी स्पीड होती है 40 मीटर पर सेकंड। ये वेग है आपका, यहाँ पर आपका वेग हो जाता है 40 मीटर पर सेकंड, और शुरू में जो आपका वेग था 20 मीटर पर सेकंड था। देखिए इनिशियल वेलोसिटी जो होती है, शुरू का जो प्रारंभिक वेग होता है, उसे हम यू से दिखाते हैं। तो यू बराबर क्या है यहाँ पर? 20 मीटर पर सेकंड। और इसे दिखाते हैं हम, जो लास्ट वाला वेग होता है उसे बी से दिखाते हैं। तो ये कितना है? 40 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम ले रहे हैं हम? 1 सेकंड, ठीक है। तो यही त्वरण था कि 1 सेकंड में कोई वस्तु कितना वेग गेन कर रही है, कितनी स्पीड गेन कर रही है। तो यहाँ पर कितनी स्पीड बढ़ी है? पहले 20 थी, बाद में कितनी हो गई? 40। तो त्वरण कितना हो गया इसका? 20। तो 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक इसके वेग में डिफरेंस कितना है? 20 का डिफरेंस है। तो 20 ही इसका त्वरण हो गया। तो यही इसकी परिभाषा थी कि एक इकाई समय में जो वेग में परिवर्तन आता है वही त्वरण होता है।
तो जो हमने डेफिनेशन बोली है, जो मैंने आपको समझाया है, उसे हम फॉर्मूले में लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो देखिए ए बराबर, मैंने क्या बताया था, वेग परिवर्तन की दर को, वेग में जो परिवर्तन होगा, तो वेग में परिवर्तन क्या हुआ, बी माइनस यू। इस वाले वेग में से शुरू वाला वेग घटा देंगे तो बी माइनस यू हमने लिख लिया, अपॉन टी। इकाई समय में निकालने के लिए, पूरी इस चीज़ को इकाई समय में निकालने के लिए हम टी से डिवाइड करते हैं, समय से उसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब इसे देखिए, यहाँ 40 था माइनस 20 अपॉन यहाँ पर टाइम कितना है 1, तो कितना आता है यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए वेग का मात्रक कितना था, मीटर पर सेकंड, और नीचे भी सेकंड आ जाता है, तो सेकंड और सेकंड सेकंड स्क्वायर बन जाता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक हो गया। न्यूटन का गति का प्रथम समीकरण आपने पढ़ा होगा, वो इसी से निकलता है, यही है वो प्रथम समीकरण। तो इसे अगर हम ठीक से सॉल्व करते हैं तो ये बनता है b बराबर u प्लस ए टी। यही न्यूटन का गति का प्रथम समीकरण है, इसे भी आप याद रखें, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, न्यूटन के गति के नियम तो हम पूरे अभी आगे समझेंगे, लेकिन इसकी समीकरण भी होती हैं, वो 3 होती हैं, जिसमें कि पहली समीकरण वो ये है। दोस्तों हम बात करते हैं कार्य की। कार्य क्या होता है, तो देखिए कार्य तभी माना जाता है जब आप किसी वस्तु पर बल लगाकर उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ला दें, मतलब उसकी दिशा में परिवर्तन ला दें या उसके आकार में परिवर्तन ला दें। ठीक है, किसी भी प्रकार से आप उसमें परिवर्तन ला दें, कार्य तभी माना जाएगा। अगर देखिए हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और ना ही वस्तु के आकार में परिवर्तन हुआ है, ना ही उसकी दिशा में परिवर्तन हुआ है, मतलब किसी भी प्रकार से अगर उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, तो आपके द्वारा किया गया कार्य शून्य माना जाएगा एकदम। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों W बराबर एफ इंटू एस। एफ यहाँ पर बल है और एस है यहाँ पर विस्थापन, मतलब कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कार्य, बल और विस्थापन में संबंध बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दे देते हैं, उसमें कई टाइप के ऑप्शन होते हैं, जैसे कि W बराबर एफ एस, W बराबर एफ अपॉन एस, एस बराबर W एफ, तो कुछ किसी भी तरीके से दे सकते हैं इसमें। तो उसमें जो आपका सही आंसर होगा वो ये होगा, तो संबंध भी पूछ सकते हैं आपसे, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है। अब हम इसकी किताबी भाषा की बात करते हैं, किताब में जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है इसकी। तो उसकी जो डेफिनेशन होती है बिल्कुल इसी के ऊपर निर्भर होती है, जो ये फॉर्मूला लिखा है यही समझ लीजिए इसकी डेफिनेशन है। देखिए, वस्तु या पिंड पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य, बल के परिमाण तथा बल की दिशा में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, दूरी क्या मतलब विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। मतलब बल गुणा विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कह रहे हैं, यही इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों, न्यूटन मीटर। इसका मात्रक क्या था, न्यूटन, और इसका मीटर, तो यही इस कार्य का मात्रक हुआ। तो न्यूटन मीटर इसका मात्रक हुआ, ये ऐसा ही मात्रक है इसका। वो कार्य के बारे में दोस्तों जूल ने बताया था, जूल एक साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने बताया था, तो इसके मात्रक को हम जूल भी कहते हैं। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का अगर आपके दिमाग में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं ऊर्जा की, इसे इंग्लिश में हम एनर्जी कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो वैसे तो ऊर्जा के प्रकार बहुत सारे हैं, कई टाइप्स की ऊर्जा होती हैं, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो ऐसी बहुत सारी ऊर्जा होती हैं। तो हम पढ़ रहे हैं यांत्रिकी, मैकेनिक्स, तो हम यांत्रिकी ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा। दोस्तों इसके भी 2 प्रकार होते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है स्थितिज ऊर्जा, जो स्थिति के कारण होती है, और काइनेटिक एनर्जी होती है गतिज ऊर्जा, जो किसी वस्तु के गति के कारण होती है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन होगी, किसी वस्तु की स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वहीं अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, मतलब गतिज ऊर्जा की बात करें, तो किसी वस्तु की गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इसे भी आप नोट कर लीजिए, विराम अवस्था में रखी हुई किसी वस्तु में केवल स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है, लेकिन गतिमान वस्तु में ये दोनों ऊर्जाएं होंगी। अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी।
लेकिन वायु में केवल काइनेटिक एनर्जी होती है। वायु जो गतिमान अवस्था में होती है तो उसमें केवल काइनेटिक एनर्जी होती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। तो वायु में केवल काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका क्वेश्चन भी है एक आगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। अगर m द्रव्यमान की कोई वस्तु h ऊंचाई पर है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। यहाँ पर mg वस्तु का भार है, मतलब भार और उसकी हाइट के गुणनफल को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यही इसका फॉर्मूला है। अब बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। तो m द्रव्यमान की अगर कोई वस्तु b वेग से गतिमान है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये फॉर्मूले हैं इन दोनों के, हाफ mv²। यहाँ पर m वस्तु का मास है, द्रव्यमान है, और v वेलोसिटी है। अभी मैंने आपको बताया था हवाओं में, मतलब गतिमान हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन इस काइनेटिक एनर्जी को, मतलब हवाओं की गतिज ऊर्जा को दूसरी ऊर्जाओं में कन्वर्ट किया जा सकता है। हवाओं की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो अब हम बात करते हैं संवेग की। संवेग क्या होता है? ठीक है, बहुत आसान है ये। देखिए द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। तो संवेग बराबर m इंटू बी, यही इसकी डेफिनेशन है और यही इसका फॉर्मूला है। तो इसका मात्रक क्या होगा? यहाँ पर m है मास, इसका मात्रक कितना होता है? किलोग्राम। और b का मात्रक कितना होता है? मीटर पर सेकंड। तो इसका मात्रक कितना हुआ? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसका मात्रक हो गया। तो बस इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए संवेग के बारे में है नहीं। अब हम बात करते हैं गति के नियम। तो देखिए 9th और 10th क्लास में आपने पढ़े होंगे गति के 3 नियम होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और दोस्तों जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है या जो आगे पढ़ाऊँगा मैं आपको, ये एसएससी जैसे कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आईएएस और पीसीएस के प्री में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जनरल साइंस में आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो हम पहले गति के प्रथम नियम की बात करते हैं। इसके 3 नियम होते हैं, हम पढ़ते हैं पहला नियम। तो पहला इसका नियम होता है जड़त्व का नियम। दोस्तों जड़त्व को हम इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया हम पढ़ रहे हैं। तो इस नियम के अनुसार हर एक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। अवस्था परिवर्तन से मतलब है यहाँ पर अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहने का प्रयास करती है। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहने का प्रयास करती है। विराम अवस्था मतलब रुकी हुई, स्टेबल, ठीक है, उसे हम विराम अवस्था कहते हैं। तो उन चीज़ों का वो विरोध करती है। मान लीजिए देखिए कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है इस तरीके से, और ये गतिमान अवस्था में ही रहने का प्रयास करेगी जब तक कि आप इसे बल लगाकर रोक ना दो। ठीक है, अगर आप इस पर बल नहीं लगाओगे तो हमेशा ये गतिमान अवस्था में ही रहेगी। तो यही होता है जड़त्व का नियम। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ इसका। जैसे कि घोड़े पर घुड़सवार होता है और घोड़ा काफ़ी स्पीड में होता है। जैसे ही घोड़ा रुकता है तो उसके ऊपर बैठा हुआ घुड़सवार आगे की ओर झुक जाता है। तो मतलब जो घोड़ा होता है वो तो स्थिर अवस्था में आता है, रुक जाता है, और उसके ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति गतिमान अवस्था में ही रहने का प्रयास करता है, जिस कारण वो आगे की ओर झुक जाता है और गिर भी जाता है। और एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये सभी के साथ हुआ। देखिए आप बस में सफ़र कर रहे होते हैं और अचानक जैसे ही बस रुकती है आप आगे की ओर झुक जाते हो। मतलब बस तो रुक जाती है, स्थिर अवस्था में आ जाती है, विराम अवस्था में आ जाती है, लेकिन आप गति में ही रहने का प्रयास करते हो और जिस कारण आप आगे की ओर झुक जाते हो एकदम। और एक इसका एग्जाम्पल होता है, देखिए जो पेड़ होते हैं, अगर आप पेड़ों को हिलाओगे तो जो डालियाँ होती हैं वो तो गतिमान अवस्था में आती हैं, लेकिन उस पर जो कमज़ोर पत्ते होते हैं वो स्थिर अवस्था में रहने का प्रयास करते हैं और कमज़ोर होने के कारण वो डालियों से हटकर वो नीचे गिर जाते हैं। तो इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप खुद समझ सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आता है कि जड़त्व होता क्या है तो आप अपने आसपास खुद ही दिमाग लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये रूल अप्लाई होता है। अब हम इसके द्वितीय नियम की बात करते हैं। तो इसका सेकंड रूल है, द्वितीय नियम है F बराबर m ए। मतलब जो गति का द्वितीय नियम है वो बल के मान को बताता है। बल की वैल्यू कितनी होती है, क्या फॉर्मूला होता है, ये बताता है। m यहाँ पर क्या होता है? मास, द्रव्यमान। तो इसका मात्रा कितना होता है? किलोग्राम। और a यहाँ पर होता है एक्सेलरेशन, इसका मात्रा कितना होता है?
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस एफ का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसे न्यूटन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूटन के ही गति के नियम है, तो इसलिए इसे न्यूटन भी कहते हैं इसके मात्रक को। अब हम गति का तृतीय नियम पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तृतीय नियम। तीसरा नियम है इसका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन रूल। तो इसमें दोस्तों प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और दोस्तों ये क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर कार्य कर रही होती हैं। जैसे कि दोस्तों गोली चलने पर बंदूक पीछे की ओर हट जाती है, तो जैसे ही गोली इससे बाहर निकलती है इसकी ओर पीछे की ओर भी झटका लगता है बंदूक पर, और ये आगे की ओर निकल जाती है। तो ये दोनों क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तु पर कार्य करती हैं, और इनकी दिशा एकदम अपोजिट होती है एक दूसरे के। तो एक दूसरा एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं। जैसे कि नाव में आप बैठे होते हो और नाव से कूद जाते हो। मान लीजिए ये नाव है, इससे आप कूद जाते हो, तो इसे भी पीछे की ओर धक्का लगता है, और आप इधर जा रहे होते हो और ये नाव इधर जा रही होती है, मतलब दोनों की डायरेक्शन एकदम अपोजिट होती है। तो ये क्रिया और प्रतिक्रिया, मतलब एक प्रति का मतलब उल्टा, अपोजिट। तो क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों ही अलग अलग वस्तु पर कार्य कर रही होती हैं। तो यही है गति का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है ये एग्ज़ाम में। तो अब हम एक टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट आप दीजिए, आप पहले खुद ही सोचिए उसके किसी क्वेश्चन के बारे में, तब मेरा आंसर देखिए, ठीक है। तो दोस्तों ये टेस्ट है, इसमें 10-11 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। देखिए वॉशिंग मशीन में कपड़े धुले जाते हैं, और कपड़ों से धूल के कण जब हट जाते हैं तो वो कपड़े बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। अब कैसे हटते हैं हम ये बात करते हैं। देखिए कोई भी वस्तु अगर वृत्तीय कक्षा में गति कर रही होती है तो उस पर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। जैसे भी आप हाथ से कोई चीज़ पकड़कर घुमाते हो, मान लीजिए आप यहाँ केंद्र में खड़े हो और धागे में कोई चीज़ बांधकर आप उसे घुमा रहे हो, तो यहाँ पर आपके 2 बल कार्य करेंगे। एक अंदर की ओर आप खींच रहे होगे, तो जो अंदर की ओर होता है उसे कहते हैं हम अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक बल कार्य करता है बाहर की ओर, उसे कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। तो ये दोनों बल जब बराबर होते हैं तब ये कक्षा में गति करती रहती है। मान लीजिए देखिए ये वाला बल ज़्यादा हो जाता है इस बल से, तो ये वस्तु बाहर की ओर चली जाएगी। अगर ये अभिकेंद्रीय बल ज़्यादा हो जाता है तो ये वस्तु अंदर की ओर आ जाएगी। जब वॉशिंग मशीन में कपड़े घूमते हैं तो उसके कण अपकेंद्रीय बल के कारण बाहर की ओर भाग जाते हैं, ठीक है, दूर हो जाते हैं कपड़ों से। तो इसका आंसर क्या होगा, अपकेंद्रण। अपकेंद्रण के कारण वो कपड़े धुल जाते हैं। अब है नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। तो सदिश और अदिश के बारे में मैंने बता दिया। सदिश राशि को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, अदिश को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो जिसमें दिशा शामिल होती है उसे सदिश राशि कहते हैं, जिसमें दिशा शामिल नहीं होती उसे अदिश राशि कहते हैं। तो देखिए इसमें दिया है सदिश राशि नहीं है। तो सबसे पहले देखिए अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। जैसे कि निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि की, अगर आप केवल इतना पढ़ रहे हैं तो आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे। आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जो स्टूडेंट नहीं को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, नहीं को इग्नोर कर देते हैं और केवल यहाँ तक पढ़ के एकदम आंसर लगाते थे, तो वो गलत हो जाता है आपका। इसी में दिया है सदिश राशि नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें से कौन सी राशि अदिश राशि है। तो विस्थापन मैंने क्या बताया था आपको, विस्थापन एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा भी शामिल होती है, ठीक है। वेग भी सदिश राशि है। विस्थापन परिवर्तन की दर को तो वेग कहते हैं, ठीक है, मतलब इसमें विस्थापन भी शामिल होता है, तो ये भी एक सदिश राशि है। बल क्या होता है, बल भी सदिश राशि होती है। बल को ये भी देखा जाता है कि आप किस ओर बल लगा रहे हो, मतलब बल की डायरेक्शन भी देखी जाती है, तो मतलब बल में दिशा शामिल होती है, फोर्स में दिशा शामिल होती है, तो ये भी एक सदिश राशि है। आयतन में दिशा से कोई मतलब नहीं रहता, इसमें डायरेक्शन शामिल नहीं होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आयतन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है। ये भी सदिश अदिश का पूछ लिया। तो संवेग में वेग शामिल होता है, तो ये एक सदिश राशि है, पहले ही पता चल गया। दाब में कोई मतलब नहीं है, ऊर्जा में सदिश से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही कार्य में डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो गया, संवेग। संवेग क्या होता है, एम इंटू बी। बी एक सदिश राशि है तो संवेग भी एक सदिश राशि होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर आप
आपको फॉर्मूले के बारे में पता है तो आप इससे मात्रक भी निकाल सकते हैं और ये भी पता कर सकते हैं कि सदिश राशि है या अदिश राशि है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये चौथा क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। संवेग को इंग्लिश में हम मोमेंटम कहते हैं। तो देखिए संवेग के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। संवेग का फॉर्मूला होता है m/b, मतलब द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। इसमें पूछा है संवेग मतलब ये, और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं। ये वेग हो गया, b से b कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, केवल m कौन सा है इसमें, द्रव्यमान। m मास ही तो होता है, तो ये द्रव्यमान इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन है, बल गुणनफल है। सोचिए, मैंने बल के बारे में आपको बताया था, तो आप देखिए बल का इसमें से आंसर कौन सा है। तो बल का गुणनफल क्या होता है, देखिए F बराबर m/a, गति का द्वितीय नियम आपने पढ़ा होगा, तो F बराबर ma होता है। m यहाँ पर मास है, द्रव्यमान है, और a यहाँ पर एक्सेलरेशन है, त्वरण है। तो द्रव्यमान और त्वरण क्या दिया है इसमें, ऑप्शन बी में दिया है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल होता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों 6वां क्वेश्चन है, हवाओं की ऊर्जा होती है। तो हवाओं के बारे में मैंने आपको बताया था, हवाओं में मतलब गतिशील हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है, केवल गतिज ऊर्जा होती है हवाओं में। ये मैंने आपको बताया था जब ऊर्जा के बारे में बताया था, तो बहुत आसान सा था ये भी। तो पहले आप खुद दिमाग लगाइए इन पर, फिर मेरे आंसर को देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये 7वां क्वेश्चन है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है। तो आप खुद सोचिए क्या कारण है। देखिए ट्रेन में आप बैठे होते हो, ये जैसे ही ट्रेन चलना शुरू करती है तो ट्रेन तो गतिशील अवस्था में आती है, लेकिन आप स्थिर अवस्था में ही रहने का प्रयास करते हो, इस वजह से आपका सिर पीछे की ओर हो जाता है। तो कौन सा रूल था वो, जड़त्व का नियम। और जड़त्व का भी कौन सा है, आप स्थिर रहने की कोशिश कर रहे हो तो स्थिरता का जड़त्व, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका ठीक है, स्थिरता का जड़त्व। तो गति के तीनों नियम आप बिल्कुल ठीक से पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट 8वां, वायु शक्ति मतलब विंड पावर, ठीक है, में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो देखिए वायु में कौन सी ऊर्जा होती है, मैंने आपको बताया था। हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है केवल, और गतिज ऊर्जा को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या यांत्रिक ऊर्जा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, इसकी गतिज ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन है ये, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि। देखिए घर्षण का आपने नाम सुना होगा। घर्षण क्या होता है, देखिए अगर आप सड़क पर चल रहे होते हो तो आपके पैरों के और सड़क के बीच में जो घर्षण लगता है, ठीक है, जो बल लगता है जिस कारण आप चल पाते हो, वही घर्षण बल होता है। और ये दोस्तों जितने भी मैंने आपको बताए हैं अभी टॉपिक, ये ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में एक एक टॉपिक के बारे में बहुत बहुत देर तक बात की जा सकती है, लेकिन हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन में मतलब एसएससी की तैयारी कर रहे हैं हम, तो एसएससी में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ठीक है। देखिए अगर आप बर्फ़ पर चलेंगे तो एकदम रपक जाएंगे, और सड़क पर चलेंगे तो आप नहीं रपकेंगे, तो बर्फ़ पर आप चल नहीं पाते हो, तो मतलब घर्षण के कारण ही आप चल पाते हो। तो घर्षण वहाँ पर जीरो हो जाता है एकदम, और अगर सड़क होगी तो आप ठीक से चल पाओगे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग घटेगी या बढ़ेगी, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या ये सब वायुमंडल दाब पर निर्भर करेगा। तो देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, खुद सोचिए, लॉजिक लगाइए आप अपना इसमें। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, घटेगी। देखिए आप संवेदनशील तराजू पर खड़े हैं, मतलब छोटी सी भी अगर आप में डिफरेंस आएगा आपके वजन में तो ये पढ़ लेगी एकदम, ठीक है। तो आप अगर गहरी सांस लेते हो तो मतलब बाहर की जो वायु होती है वो आपके अंदर जाती है। देखिए जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा से हल्की होती है, तो जब आपके अंदर जब हवा जाएगी तो वो गर्म हो चुकी होगी, जब गर्म होगी तो थोड़ी सी तो हल्की होगी, तो वो आपको ऊपर उठाने की कोशिश करेगी, थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा ही, तो मतलब आपका वजन घटेगा, ठीक है। जैसे कि गुब्बारे में अगर हवा भरते हैं हम, हल्की हवा भरते हैं, वातावरण में जो हवा होती है उससे हल्की हवा अगर हम गुब्बारे में भरते हैं तो गुब्बारा उड़ने लग जाता है। तो इसी ऐसे ही समझ लीजिए इसे भी, ठीक है।
और दोस्तों अगर आप हवा को, अपने अंदर की सांस को बाहर छोड़ते हो तब भी रीडिंग घटेगी। वो क्यों घटेगी? तो आपके अंदर जो भी हवा जा चुकी होती है उसमें नमी मिल जाती है, और आपके अंदर से जब नमी बाहर निकलेगी सांस के द्वारा तो आपका वजन घटेगा। नमी बाहर निकलेगी मतलब आपके अंदर का जो थोड़ा बहुत पानी की बूंदें हैं वो बाहर निकलेंगी, तो आपका वजन घटेगा। मतलब दोनों ही कंडीशन में आपका वजन घटना ही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, ये आपके लिए है, आप इसे कमेंट में बताइए इसका आंसर। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अगर 9th और 10th का थोड़ा बहुत भी आपको ध्यान होगा तो इसका आंसर आप बहुत ही एकदम आसानी से बता सकते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन या जॉन एडम्स। तो आप इसका आंसर दीजिए कमेंट में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।